आईपीएल का लीग स्टेज अब अपनी अंतिम यात्रा की तरफ रवाना हो चुका है। तो जो 4 टीमें हैं प्लेऑफ में, वो एक दूसरे के सामने होंगी। वो कैसा परफॉर्मेंस करेंगी, कैसा नहीं करेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक जितना आईपीएल हुआ है, उसमें से हम आपके लिए ऐसे 11 नगीने ढूंढ करके लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी टीम पर सिवाय बोझ बनने के और कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं की है। अब इस प्लेइंग 11 को हम आईपीएल की फ्लॉप 11 बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो इसलिए मैं वही प्लेइंग 11 आपको बताने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कृपया इस टीम को आईपीएल 2026 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही जज करें, ना कि किसी खिलाड़ी के प्रीवियस रिकॉर्ड्स पर या फिर प्रीवियस अचीवमेंट्स पर, क्योंकि ऐसे में कहानी और लंबी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंजॉय करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी टीम के खिलाड़ी सबसे ज्यादा इस टीम में शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ओपनर्स के साथ। तो इस फ्लॉप टीम में ओपन करते हुए नजर आएंगे 2 कप्तान। शुरुआत करते हैं चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ से। इस पोजीशन पर ये एकदम परफेक्ट बैठते हैं। गायकवाड़ को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जहां T20 और पावर प्ले के नियम ही नहीं होते हैं। पूरे सीजन में उनका फॉर्म ऐसा रहा कि वो रनों के लिए साफ तरसते दिखे। पूरे 13 मैचों में इन्होंने सिर्फ 321 रन बनाए, और वो भी 120.67 के कछुए वाले स्ट्राइक रेट से। 40% से ज्यादा डॉट बॉल खेल जाते हैं, वो भी पावर प्ले में। बाकी टीमें कहां पहुंच जाती है पावर प्ले में, और इनकी वजह से चेन्नई हर बार फंस जाती है। और जिस दिन इनके पास स्ट्राइक नहीं आती, उस दिन सीएसके का पावर प्ले कैसे अच्छा चला जाता है। उसके बाद ये मिडिल ओवर में आकर वही ड्रामा करने लगते हैं, एंकर एंकर एंकर। मतलब 20 से 30 बॉल खा करके 40 रन भी नहीं बन रहे हैं। तो भाई वनडे में आपकी जगह नहीं बन रही है, टेस्ट में मौका मिलने से रहा, और T20 तो भूल ही जाइए। और भैया कुल मिलाकर के इंडिया तभी खेल पाएंगे जब ये बाकी ओपनर्स को उनके घर से उठवा दें। और उनके साथी कौन है, गेस कीजिए। वो भी कप्तान ही है, इसलिए टीम में खेल रहे हैं। वो है अजिंक्य रहाणे। कुछ साल पहले रहाणे अचानक आधे सीजन के लिए विव रिचर्ड्स बन गए थे, और हम सबको लगा था कि इनके बल्ले में कोई जादू आ गया है। लेकिन वो दवाई पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुकी है। 13 मैच खेलकर 130 का स्ट्राइक रेट, वो भी पावर प्ले में। ये हाल है रहाणे का। उसके साथ साथ जीटी और आरआर के खिलाफ लगातार 2 डक्स, केवल 1 हाफ सेंचुरी और 22 का औसत। अब उधर गायकवाड़ की वजह से सैमसन और आयुष पर अननेसेसरी दबाव बनता जा रहा था, और यहाँ पर फिनेलन और रघुवंशी पर। अगर ये दोनों कप्तान ना होते, गायकवाड़ तो तब भी खेलते, क्योंकि सीएसके का माइंडसेट ही डिफेंसिव है। लेकिन रहाणे के केकेआर में पूरे सीजन बेंच पर बैठे होते। उनकी जगह ऊपर आते सुनील नरेन, और नीचे से मनीष पांडे को एंट्री मिल जाती। अब आते हैं वन डाउन पर। यहाँ भी एक कप्तान ही एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वो एक इंटरनेशनल टीम के कप्तान है, वो भी वर्ल्ड कप चैंपियन। जी हाँ, सही गेस किया, सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं, जिनको दुनिया 360 डिग्री प्लेयर्स कहती है। इस सीजन में उनका कंपास पूरी तरीके से बिखर गया है। जनाब के 210 रन है 12 पारियों में। हाँ, 144 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन रन 17 की एवरेज को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप। पंजाब और आरसीबी के खिलाफ तो गोल्डन डक्स भी हैं, वो अलग कहानी है। इनकी टेक्निक में ऐसी अंड भंड गलतियां मिली हैं एक्सपर्ट्स को कि वो सीधे सूर्या को आउटडेटेड कर दे रहे हैं। अब जरा आते हैं मिडिल ऑर्डर पर। यहाँ भी एक से एक नायाब हीरे हैं। मेरे ख्याल से नंबर 4 पर डेवाल ब्रेविस सही रहेंगे। सारे मैच तो खेले नहीं है, लेकिन जितने भी खेले हैं वहाँ या तो चले नहीं या फिर मैच फिनिश नहीं कर पाए। 143 रन आए हैं इनके बल्ले से 7 पारियों में, औसत 20 की है। पिछले साल केवल 6 इनिंग में 225 रन ठोक दिए थे। स्ट्राइक रेट भी ड्रॉप होकर 132 पर आ चुका है। वैसे इनको यहाँ पर पंत टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 12 इनिंग में 286 रन बनाकर, एक ही 50 आई इनके बल्ले से, वो भी 50 बॉल्स में 69 बने। मैंने इनको यहाँ पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर सारे गॉड लेवल कैप्टन का मीटअप हो जाता। अब चलिए, मिडिल ऑर्डर में कीपर तो चाहिए ही, तो फिर एंट्री करवाते हैं अपनी टीम के टॉप ऑर्डर कोलैप्स की दुआ करने वाले जितेश शर्मा की। जितेश ने इस साल आरसीबी के लिए खेलते हुए जो परफॉर्मेंस दी है, उसे क्रिकेट अकेडमीज में वार्निंग के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए कि बेटा ऐसी बैटिंग भूल करके भी मत करना। पूरे 13 मैचों में गुरुदेव का एवरेज रहा है ठीक 10 का। पूरे 90 रन बनाए हैं शर्मा जी ने 10 पारियों में। अब जब टॉप ऑर्डर एक बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट करता रहा, तब जितेश भाई आते हैं और आखिरी के 3 ओवर में टेस्ट मैच के लिए ऑडिशन देने लग जाते हैं। कभी 8 में 5, कभी 20 में 14, 2 बार 3 में 1। अब ये तो फिनिशिंग रोल में आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट 118 का रखा है, और जिस दिन आरसीबी ऊपर से नीचे खत्म हुई, फिर आप रंगत देखना उस दिन। अब आते हैं नंबर 6 पर। यहाँ पर जो मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, वो इस टीम की कमान भी संभालेंगे। मेहमान का तारुफ कुछ यूं है, इनको 100 करोड़ देकर कप्तान बनाया गया, घर से उठवाया गया, फिर ट्रोल करवाया गया, और आजकल इग्नोर मारा जा रहा है। ये है हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने बैटिंग में सिर्फ 20 का एवरेज निकाला, और बतौर बॉलर भाई साहब ने लगभग 12 के इकॉनमी रेट से रन लुटाए, और पूरे टूर्नामेंट में उनके हाथ लगे सिर्फ 4 विकेट। क्योंकि पंत की टीम कुछ फाइट जरूर दिखा रही थी, लेकिन एमआई अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी। इसलिए हार्दिक को कप्तान बनाए जाने की घोषणा करते हैं, वरना यहाँ पर कप्तान पंत होते। तो ऑलराउंडर्स की बात चल रही है, तो जरा रोमारियो शेफर्ड का भी हिसाब कर ही लेते हैं।
इस लंबे चौड़े वेस्ट इंडियन खिलाड़ी को माना जा रहा था कि ये आईपीएल का चीट कोड है। 100 मीटर के छक्के मारेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में खुद 100 मीटर के छक्के खा रहे हैं। ये खुद बल्लेबाजों के लिए सिर्फ एक ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन साबित हुए हैं। रन बनाए हैं 83 और रन दिए हैं 218। अब आते हैं स्पिनर कुलदीप यादव। इस साल का आईपीएल कुलदीप यादव जितना जल्दी हो सके भूलना ही चाहेंगे। 50 की औसत है गेंदबाजी में, इकॉनमी है लगभग 11 की, विकेट है 7। आरसीबी के खिलाफ तो बॉलिंग नहीं दी गई। एसआरएच, सीएसके, केकेआर के खिलाफ कोटे के ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाए। अब इस बार तो कुलदीप भैया सबसे ज्यादा छक्के खाने वालों में भी टॉप पर है। कुल मिलाकर के 24 छक्के खा चुके हैं। अगले बॉलर हैं दिग्वेश राठी। सिग्नेचर करते करते इन भाई साहब का इंक ही खत्म हो गया है। पिछले साल 14 विकेट लेने वाले राठी ने इस साल अपनी स्टॉक लेंथ यानी गुड लेंथ को 18% तक कम कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि इनको केवल 5 ही विकेट हासिल हो पाए इस साल। 24 ओवर्स डालकर राठी ने जो 291 रन खा लिए यानी 12 से भी ऊपर की इकॉनमी। 2 बार तो 50 भी खा चुके। और अगर कुलदीप 50 की औसत वाले हैं तो राठी 71 की। एक से एक बढ़कर के हैं दोनों। मिडिल ओवर में अगर रन लुटाना हो तो दोनों में से किसी को भी बॉल दी जा सकती है। अब बढ़ते हैं पेसर्स पर। पहले पेसर है मार्को। तो कैसे मार्को एंसन यहाँ अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए? वो ऐसे कि जो ये पंजाब लास्ट के 18 बॉल्स में 50 भी डिफेंड नहीं कर पाती ना, इसका क्रेडिट मार्को को ही जाता है। पिछले 3 मैचों में 12 ओवर्स डालकर मार्को ने 161 रन दिए। इकॉनमी का हिसाब आप खुद लगा लीजिए। 12 मैचों में केवल 7 विकेट लिए हैं। इकॉनमी है 10 से ज्यादा। आखिर में आते हैं जसप्रीत बुमराह और टी नटराजन। दोनों में से कोई एक चुन लेना आप। तो पहले बुमराह की बात कर लेते हैं। 13 मैच खेलकर बुमराह को केवल 4 विकेट हासिल हुए। ताजुब की बात तो है कि जसप्रीत बुमराह शुरू के 5 मैचों में विकेटलेस रहे। उसके बाद अगले 2 मैचों में उनको 1-1 विकेट मिला और फिर अचानक से वो 3 मैचों के लिए फिर से विकेटलेस हो गए। तो ये चीज हैरान भी करती है कि जसप्रीत बुमराह का ये हाल है। उन 4 ओवर में उन्होंने इस साल 410 रन दिए हैं। इकॉनमी उन्होंने मेंटेन की है जो है 9 से नीचे की, लेकिन एवरेज उनका 102 है, यानी 102 रन पर उनको 1 विकेट मिल रहा है। इस सीजन इसलिए बुमराह फ्लॉप 11 में अपनी जगह बनाते हैं। टी नटराजन की अगर मैं बात करूं तो उनका तो और भी खराब हाल है। उन्होंने पहले 5 मैचों में मुंबई के खिलाफ पहला विकेट लिया, उसके बाद अगले 6 मैचों तक वो विकेटलेस रहे। और इकॉनमी तो पिछले 5 मैचों में मिनिमम रही 10 और मैक्सिमम गई है 24। 356 रन अभी तक दे चुके हैं। औसत बनती है 71 की और इकॉनमी बनती है 12। अब आप बताइए कि किस गेंदबाज को आप नंबर 11 पर रखेंगे, जसप्रीत बुमराह या टी नटराजन? वैसे नटराजन को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लिया जा सकता है। तो भाई लोगों, ये रही क्रिकमाइंड की आईपीएल 2026 की फ्लॉप प्लेइंग 11 और ये एकदम परफेक्ट बैठती है हर सिनेरियो में। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप इन खिलाड़ियों के पहले की उपलब्धियां मत गिनवाइएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ आईपीएल 2026 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर यह टीम बनाई है। इसमें कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो फिट नहीं बैठता है। अब ये हो सकता है कि आपको इससे भी खतरनाक खिलाड़ी मिल जाए जो इस टीम में शामिल हो सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से उनकी एक अलग प्लेइंग 11 बनानी है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं आप में से किसकी प्लेइंग 11 सबसे बेस्ट होती है, फ्लॉप प्लेइंग 11। और जिसका प्लेइंग 11 हम लोगों से बेहतर होगा उसका कमेंट हम अगले वीडियो में फीचर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।